दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अक्सर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होता रहता है। माना जाता है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बांग्लादेश भी पाकिस्तानी से अलग होने की कहानी तो जानते ही होंगे। वैसे ही आने वाले कुछ सालों में शायद बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती कब्जे में किया था। आज हम आपको पाकिस्तान द्वारा इंडिपेंडेंट रियासत बलूचिस्तान को हड़पने की पूरी कहानी सुनाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, बात करें तो बलूचिस्तान कुछ ट्रीटीज के तहत उन प्रिंसली स्टेट्स में शामिल था जिन पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन नहीं था। ऐसे प्रिंसली स्टेट अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी। इन प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार था कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर खुद को इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान को भी ये अधिकार मिले हुए थे। वहीं जिसे आज हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, एक वक्त पे वो 4 रियासतें हुआ करती थी। जी हाँ, कलात, खारान, लौसबुला और मकरान। जब बंटवारे का वक्त आया तो उस समय कलात को छोड़कर बाकी तीनों ने पाकिस्तान को चुना, लेकिन कलात पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ था। कलात के खान मीर अहमद खान आजादी की मंशा रखते थे। 1946 से ही उन्होंने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन के पास भेजा। ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना और मीर अहमद की दोस्ती काफी गहरी थी। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग को ढेर सारा पैसा दिया था और जिन्ना की मदद को हरदम तैयार रहते थे। जिन्ना ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और 1946 में कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। जिन्ना ने मीर अहमद का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मिशन से कहा कि कलात को आजाद डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि कलात की ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। इसके अलावा मीर अहमद ने समद खान नाम के एक बलोच नेता को भी दिल्ली भेजा था। समद खान ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, लेकिन नेहरू जी ने कलात को आजाद मानने से इनकार कर दिया था। कुछ महीने बाद कलात का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। इस बार कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अबुल कलाम आजाद से मुलाकात की। आजाद ने ये तो माना कि कलात भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलात आजाद नहीं रह पाएगा। उसे अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ये सुरक्षा सिर्फ ब्रिटिश फौज दे सकती थी, लेकिन अगर ब्रिटिश फौज कलात में रहती तो भी उनकी आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन सब कोशिशों के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कलात के खान खुद दिल्ली आए। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में राउंड टेबल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी मौजूद थे। जिन्ना अब भी कलात की आजादी की पैरवी कर रहे थे। इस मीटिंग में तय हुआ कि कलात एक आजाद देश होगा और खारान और लौसबुला का भी उसमें विलय कराया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक साझा घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हुए, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी अलग पहचान है और मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। इसके अगले ही रोज कलात ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। मीर अहमद ने तुरंत कलात में संसद का गठन किया। इस संसद में 2 सदन थे। उच्च सदन का नाम था दारुल उमराह और निचले सदन का नाम था दारुल आवाम। दोनों सदनों में हुई बैठक में कलात की आजादी का प्रस्ताव पास किया गया। कलात ने घोषणा की कि पाकिस्तान से उसके दोस्ताना रिश्ते होंगे। पाकिस्तान भी नया नया बना था दोस्तों। जिन्ना वहां बिजी हो गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर 21 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के 4 रियासतों में से एक खारान ने साफ कर दिया कि वो कलात का रूल अपने ऊपर पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया था। धीरे धीरे लौसबुला और मकरान ने भी पाकिस्तान के साथ जाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद कलात पर भी पाकिस्तान के साथ जाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि कलात ने पाकिस्तान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। कलात ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से अलग है। सिर्फ मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। बलूचिस्तान के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच दोस्तों 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर आती है, जिसमें वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र था, जिसमें उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि कलात के खान जोर दे रहे हैं कि कलात का पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय कर दिया जाए। मेनन ने कहा कि भारत ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, खान ने ऑल इंडिया रेडियो के 9 बजे का बुलेटिन सुना और उनको भारत के इस व्यवहार से बहुत बड़ा झटका लगा। कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने इस प्रसारण को सुनने के बाद जिन्ना से संपर्क किया और पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। इस मामले पर बाद में नेहरू ने संविधान सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए इस बात का खंडन किया कि वीपी मेनन ने इस तरह की कोई बात कभी नहीं की थी और ऑल इंडिया रेडियो ने इस बारे में गलत खबर प्रसारित की थी। लेकिन नेहरू के इस तरह के डैमेज कंट्रोल के प्रयास के बावजूद
भारत को नुकसान तो हो चुका था। 28 मार्च 1948 के दिन जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने अगले ही रोज कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को किडनैप कर कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह 225 दिन की आजादी के बाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। ये विलय फौज के बल पर करवाया गया, इसलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आजादी की मांग करते रहे हैं। गाहे बगाए ये चिंगारियां सुलगती ही रहती हैं और पाकिस्तान इसका दोष भारत पर मढ़ देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है दोस्तों। यूं समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान में ही है। हालांकि आबादी के नाम पर यहाँ पाक आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में ही हैं। यहीं स्थित चगाई से परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत बना था। इस कदर महत्व होने के बावजूद इस इलाके के लोगों की समस्या पर पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा है। आम लोगों का जीना हमेशा यहाँ मुश्किल रहा है। हद दर्जे की यहाँ पर गरीबी है और उस पर पाकिस्तान यहाँ के लोगों पर जुल्म करता है। आर्थिक और सामाजिक पैमानों पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। 70 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी में बलूचिस्तान की भागीदारी 4.9% की थी, जो साल 2000 में गिरकर सिर्फ 3% ही रह गई। सामाजिक आर्थिक मानकों की बात करें तो बलोच बहुत पिछड़े हुए हैं। बलोच कौम शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। पाकिस्तान की पब्लिक लाइफ में भी उनकी भागीदारी बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान के इस इलाके में संसाधन की कमी नहीं है। इस क्षेत्र से निकली गैस पाकिस्तान के घरों में तो उजागर करती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान इस इलाके को डंडे से कंट्रोल करती है। यहाँ के आंदोलनकारियों की भी समय समय पर पाकिस्तानी सैनिकों से भिड़ंत होती रहती है। बलोच आंदोलन को पाकिस्तानी सेना ने हमेशा ताकत से कुचलने की कोशिश की है। साल 1959 में बलोच नेता नौरोज खान ने इस शर्त पर हथियार डाले थे कि पाकिस्तान की सरकार अपनी 1 यूनिट योजना को वापस लेकर जुल्म कम करेगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनके हथियार डालने के बाद उनके बेटों सहित कई समर्थकों को फांसी पर चढ़ा दिया था। 1974 में जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने मिराज और F-86 युद्धक विमानों के जरिए बलूचिस्तान के इलाकों पर बम गिराए। यहाँ तक कि ईरान ने भी अपने कोबरा हेलीकॉप्टर भेजकर बलोच विद्रोहियों के इलाकों पर बमबारी कराई। 26 अगस्त 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में बलोच आंदोलन के नेता नवाब अकबर बुख्ती को सेना ने उनकी गुफा में घेर कर मार डाला। तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना पर बलोच अभियान के लिए लड़ रहे लोगों को गायब करने और उनकी गुपचुप हत्या के कई आरोप लगे हैं। मार्च 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 148 बलूच लोगों की सूची पेश की थी जो अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में उनके रिश्तेदारों को भी कुछ पता नहीं था। अभी हाल ही में बलोच वॉइस एसोसिएशन ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब होने के मामलों की गहन जांच करने और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है। 2022 के ताजा आंकड़ों के अनुसार बलूचिस्तान से 787 लोग गायब हो चुके हैं दोस्तों, जिनमें 101 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसे पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश कहा जाने लगा है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यहाँ पर गैस, यूरेनियम, तांबा, सोना और अन्य धातुओं के विशाल भंडार हैं। इसके गैस भंडारों से आधे पाकिस्तान की जरूरत पूरी होती है। मध्य एशिया में प्रवेश के लिए चीन जिस ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है वह भी यही है। जिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की चर्चा है वह भी बलूचिस्तान से गुजरती है। दरअसल बलूचिस्तान सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से ही भरपूर नहीं है, बल्कि कुदरत ने इसे जबरदस्त खूबसूरती से भी नवाजा है। जी हाँ, बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ईरान, दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अफगानिस्तान और पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक दृष्टि से बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह ईरान, अफगान और भारत को टारगेट करने के लिए अच्छा बेस बन सकता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान का भारत के लिए भी बेहद ही सांस्कृतिक महत्व है। बलूचिस्तान में माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मंदिर है। बलूचिस्तान में भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई हैं। यहाँ किसी काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद गांधार जनपद का हिस्सा था। चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। समय समय पर बलूचिस्तान के हक में आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से वहां के लोगों के लिए मदद की गुहार लगाते रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।